मनोज तिवारी जी ऐसे भद्दे भद्दे गाने महिलाओं के लिए लिखे हैं, बीएपी के नाचे बेबी चमक चमक चम और फटाफट खोल के दिखावा, कि हम वो बोल नहीं सकते हैं। तो ये तिवारी जी, ये दुबे जी, ये ठाकुर जी डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि ये बाबा साहब के सामाजिक न्याय को नहीं समझ सकते। बीजेपी की आईटी सेल ने, बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने, उनके फेसबुक ने, उनके इंस्टाग्राम में रात को 10:45 पर उसी दिन इस तस्वीर में बाबा साहब को हटाकर जॉर्ज सोरोस को लगा दिया। अपने नाना को काहे लगा दिए भाई? बाबा साहब को हटाकर आप उस ऐसे व्यक्ति को लगा रहे हैं जिसको आप देश विरोधी बताते हैं। बाबा साहब को हटाना, बाबा साहब को रिप्लेस करना आपके लिए इतना आसान है, और इसी आसानी से आप उनके संविधान को भी रिप्लेस करना चाहते हैं। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। 44% लोग, लगभग 44.5% लोग कह रहे हैं अडानी का मुद्दा उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। हालांकि वो ये मानते हैं कि सरकार का काम है सदन चलाना, लेकिन अडानी के मुद्दे को वो इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं, जिस पर आपके नेता का सबसे ज्यादा फोकस है। और अंबेडकर के मुद्दे पर यही बात आपके लिए भी लागू होती है कि दलित वोट बैंक के लिए सबसे ज्यादा इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपके चैनल पर सबसे पहले तो आपको, फेलो पैनलिस्ट को और यहाँ पर बैठे हुए दर्शकों को और टीवी के माध्यम से जो देखेंगे उनको मेरा नमस्कार। 4.5 मिनट व्हाट्सएप का फर्रा पढ़कर झूठ भरोसा गया, और अब उस झूठ का मैं क्रमवार पर्दाफाश करने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 11 सेकंड में अमित शाह ने यह शब्द कहे थे, मान्यवर अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। ये पेपर मैं अपने घर से नहीं लाई हूं, ना मेरे व्हाट्सएप पर आया है। ये राज्यसभा की वेबसाइट से अमित शाह की अनएडिटेड स्पीच है, जो 11 सेकंड हमने दिखाए हैं। हमने ना उस स्पीच को तोड़ा है ना मरोड़ा है। ये अलग बात है कि ट्विटर को चिट्ठी लिखकर अमित शाह जी ने कहा है कि उस वीडियो को हटाया जाए, और ट्विटर ने हटाने से मना कर दिया है क्योंकि इस वीडियो ने किसी कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया। ये पहला सच आपके सामने रख रही हूं। अमित शाह ने यह बात कही थी, 4.5 मिनट बोले हैं, मुझे थोड़ा बोल लेने दीजिए। सही पकड़े हैं। जो सारा मुद्दा है, ये जो सारा विवाद है, ये किस चीज का है? और क्योंकि यहां पर नौजवान साथी बैठे हैं और खास तौर से बहुत तादाद में लड़कियां बैठी हैं, मैं उनके सामने 2 बातें रखना चाहती हूं, और उसके बाद झूठ का पर्दाफाश होना जरूरी है। यह देश संविधान से चलेगा या मनुस्मृति से चलेगा, सारा डिबेट यही है। जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहब के पुतले फूके आपके लोगों ने, बाबा साहब के संविधान की प्रतियां जलाई आपके लोगों ने, आपके गोलवलकर ने उनको लिलीपुट कहा, आपके सावरकर ने संविधान को भारतीय नहीं कहा। क्यों हिला डाला ना? आपके लोगों ने, जब वो हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे जिसमें लड़कियों को यह हक मिले कि वो प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हो, अगर उनका विवाह गलत हो गया है तो वो स्वेच्छा से वो रिश्ता तोड़ सके, डिवोर्स ले सके, इस तरह की चीजें, वंचितों को उनका हक मिले, उसके खिलाफ आपने देश में उद्वेलन मचाया, आपने अराजकता की, और आप बाबा साहब के घर पर भी हमला बोलने पहुंचे थे 1949 11 दिसंबर को। लेकिन क्योंकि कुछ झूठ परोसा गया, उसका पर्दाफाश होना जरूरी है। मनुस्मृति, जिसकी बहुत सौगंध खाते हैं ये, उसमें कहा गया है शादी से पहले, और 148वें नंबर का श्लोक है ये, शादी से पहले लड़की पिता की संपत्ति है, शादी के बाद पति की, और अगर पति की मृत्यु हो जाए तो बच्चों पर निर्भर रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में महिला स्वतंत्र नहीं रह सकती है। बात तो सही है। भला हो संविधान बनाने वालों का, जिन्होंने मनुस्मृति की नहीं सुनी। इस देश की हर महिला को, हर वंचित को, हर शोषित को, चाहे वो शहर में हो या गांव में हो, गरीब हो या अमीर हो, एक बराबर हक दिया। और इस स्टूडियो में भी जितनी महिलाएं हैं, जितनी लड़कियां हैं, उनको वो सारे हक हैं जो आदमियों को है, और ये हक हमें हमारे संविधान ने दिया है। किसी की खैरात में नहीं मिला है, हमारे संविधान ने यह हक दिया। छोटा सा जवाब, 4.5 मिनट बोला, 5 मिनट हो गया, 5:30 हो गया। मैंने देख, चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? 5:30 हो गया वो। नहीं, एक मिनट मुझे बोले। इन्होंने झूठ बोला अंबेडकर जी के इस्तीफे को लेकर। अंबेडकर जी और नेहरू जी हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे क्योंकि उससे दलितों को कुछ सम्मान मिलता, महिलाओं को हक मिलता, जो बातें मैंने करी। उसकी खिलाफत इनके पुरखे, इनके लोग, हिंदू महासभा, आरएसएस सब मिलके कर रहे थे। देश में बवाल मचा था, यहां तक कि रामलीला मैदान जो ग्राउंड है दिल्ली का, उसमें रैली हो रही थी, अंबेडकर जी की कार पर भी हमला हुआ, उनके घर पर इनके लोगों ने हमला। 1 मिनट, उससे शुद्ध होकर आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। उससे क्षुब्ध होकर अंबेडकर जी ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा आपके वजह से दिया था, हमारी वजह से। छोटी सी बात और सुन लीजिए। 1 मिनट, एक और झूठ ये बोलते हैं और वो आगे बोलेंगे, उसका पहले ही पर्दाफाश कर देती हूँ। ये कहते हैं हमने अंबेडकर जी को चुनाव हराया। अरे कमाल है, कमाल तो मैं बोलती हूँ, वो तो मुझे पता ही है। कमाल है क्या 10 बार बोलिए, कमाल तो मैं हूँ ही, कमाल तो भी बताएंगे, कमाल तो मैं हूँ, ये मैं जानती हूँ। अब सुन लीजिए, एक और
और झूठ बोलते थे, उसके बाद आप पूरा वक्त इनको दे दीजिएगा। ये झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस और नेहरू ने मिलकर अंबेडकर को हराया। अंबेडकर जी जब चुनाव लड़ने महाराष्ट्र गए तो हम अंतिम दिन तक नामांकन के ये आशा करते रहे कि वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने को नहीं तैयार हुए, उन्हीं के बनाए हुए संविधान से चुनाव हुआ, वो चुनाव हार गए। उसके कुछ ही दिनों बाद महाराष्ट्र से राज्यसभा का चुनाव होना था और अंबेडकर जी के पास उनकी पार्टी का एक विधायक था। कांग्रेस के सारे विधायकों ने नेहरू जी के कहने पर उनका सपोर्ट किया, उनको कांग्रेस का राज्यसभा सदस्य नहीं बनाया, उनकी पार्टी का राज्यसभा सदस्य जिसकी एक विधायक था बनाकर दिल्ली पहुंचे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। जल्दी से आशुतोष जी आपके पास आते हुए जो तीसरे नंबर का ग्राफिक्स है दिल्ली का वो दिखाते हुए, और फिर आप अन्य विषयों पर भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर 26% इस मुद्दे से फायदा आम आदमी पार्टी को दिख रहा है, तो वहीं 22% के आसपास बीजेपी को, वहीं 25% कह रहे हैं कि इसका कोई असर नहीं होने वाला है। मुद्दा ये बनेगा। देखिए, अगर ये आंकड़े हैं आम आदमी पार्टी को 26.5% मिल रहा है, तो ये निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए चिंता का सबब होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में उनको 54%, 53% वोट मिलता है, 53-54% वोट मिलता है। अगर उसको 26% की बात आ रही तो काफी कम उस लिहाज से, और बीजेपी नेक टू नेक 22% के आसपास। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। लेकिन जो दूसरा सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण, और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर की पुतले जलाए, जिन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के मॉक शव यात्राएं निकाली, जिन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर को गालियां दी, जी भर के गालियां दी, जब हिंदू कोड बिल आया था और उसके पहले की बात है, आज अगर वो बाबा साहब अंबेडकर को अपनाने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। भारत के संविधान की इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो उस संविधान का सम्मान करना सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 29 नवंबर 1949 से 2015 तक अगर आप देखें, आरएसएस ने लगातार यह कहा कि भारत का संविधान उनको मंजूर नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। यहां तक कि 2000 में जब के सुदर्शन प्रमुख बनते हैं, प्रमुख हैं, तब वो कहते हैं, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपको भारत का संविधान मंजूर है, बोले नहीं मंजूर है। कहा कि दिस हैज टू बी स्क्रैप्ड। 2007 में जब उनसे पूछा गया आरएसएस प्रमुख से, तब भी उन्होंने कहा कि उनका संविधान मंजूर नहीं है। 2015 में भागवत से पूछा गया, भागवत ने कहा कि हमें संविधान का रिव्यू होना चाहिए। और अभी हाल तक प्रधानमंत्री के एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन थे, जिनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने कहा कि नया संविधान चाहिए। तो इस चुनाव के अंदर अनंत हेगड़े, लल्लन सिंह, अरुण गोविल, ये कौन लोग हैं? ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। सबने कहा कि ये संविधान बदल देंगे अगर 400 सीटें आई। आप आज मजबूर हैं उस संविधान को नमन करने के लिए, बाबा साहब अंबेडकर को अपनाने के लिए। ये भारत के लोकतंत्र की जीत है, और अब दुनिया की कोई ताकत, वही आरएसएस अगर चाहे तो संविधान को बदलना तो नहीं बदल सकती। जली ना, तेरी भी जली ना। 2024 ने क्या आपको डरा दिया है? क्योंकि आपने भी देखा कि आरक्षण के मुद्दे पर आप ही के नेताओं के बयान ने आपको मजबूरी वाली स्थिति में ला दिया है उत्तर प्रदेश में। जवाब दीजिए, इसी वजह से आप लोग इतने अग्रेसिव हुए हैं। देखिए अंजना जी, हमारे अग्रेसिव होने का कारण तो सिर्फ ये है कि देश की जनता को भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। अभी आशुतोष जी जो बात कह रहे हैं ना कि अंबेडकर जी का सम्मान तो वो करेंगे जो संविधान का सम्मान करते हैं। जिन लोगों ने संविधान को रौंदा, एक शब्द नहीं बोल पाए। अगर इमरजेंसी का दौर होता, आशुतोष जी यहाँ खड़े होकर भाषण नहीं दे रहे होते, अब ये कमरे में बंद होते अंदर बैठे, और इनका इतिहास लिख लिया होता पूरा, कहां रहते हैं, कहां जाते हैं, पुलिस लेके आई होती, पुलिस लेके जाती। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। अगर इमरजेंसी की हिम्मत नहीं कर पाया बोलने की। मेरा छोटा सा सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति अगर यह कहेगा कि भारत का संविधान स्क्रैप किया जाना चाहिए, क्या उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग कंडेम करेंगे, कंडेम नहीं करेंगे? छोटा सा सवाल है। और ये आरएसएस के प्रमुख ने कहा था, और लगातार 2015 तक रिव्यू करने की बातचीत कर रहे थे। तो जो आदमी, जो संस्था जिसके प्रमुख संविधान को स्क्रैप करने की बात करते हैं, सिर्फ एक लाइन का जवाब, क्योंकि मुझे एक लाइन का जवाब ये है, भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता संविधान को अपने माथे से लगाते हैं, उसका स्वप्न देखते हैं, उसको पूरा करने का संकल्प लेते हैं, और तब जनता के बीच में जाते हैं। झूठ बोल रहा है। सुप्रिया जी, देखिए अंजना जी, एक हम पूर्वांचल से आते हैं, वहां पर कहा जाता है हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। ट्विटर तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? बतिया रहे थे। ये एक तस्वीर है, ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स थी। पार्लियामेंट के परिसर में विपक्ष के लोग बाबा साहब की ये वाला पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बाबा साहब का ये पोस्टर लेकर संपूर्ण विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था। ये तस्वीर थी। बीजेपी की आईटी सेल ने, बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने, उनके फेसबुक ने, उनके इंस्टाग्राम में रात को 10:45 पर उसी दिन इस तस्वीर में बाबा साहब को हटाकर जॉर्ज सोरोस को लगा दिया, अपने नाना को। काहे लगा दिए भाई? बाबा साहब को हटाकर आप उस ऐसे व्यक्ति को लगा रहे हैं जिसको आप देश विरोधी बताते हैं। बाबा साहब को हटाना, बाबा साहब को रिप्लेस करना आपके लिए इतना आसान है, और इसी आसानी से आप उनके संविधान को भी रिप्लेस करना चाहते हैं। मैं दो बातें यहां पर कहना चाहती हूं। बोलते बोलते कई बार ऐसी बात मुंह से निकल जाती है जिसका क्षोभ होता है। अमित शाह जी को विनम्रता दिखाकर
ये मान लेना चाहिए गलती हो गई, देश के सामने आए, कहे मैं खेद व्यक्त करता हूं। मैं पद से क्या, मैं राजनीति छोड़ दूंगा? मैं माफी तो मांगे। अमित शाह जी को कौन डिफेंड कर रहा है, आप ये सुन लीजिए, उसी में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? अमित शाह को डिफेंड करने में अग्रिम पंक्ति में 3 लोग हैं। एक है निशिकांत दुबे, फर्जी डिग्री के मामले में फंसे थे, अपनी साथी सांसद को वैशाली की नगर वधु बुलाते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है वैशाली की नगर वधु का क्या मतलब होता है। दूसरे उनको डिफेंड करने में सबसे आगे जुटे हुए हैं अनुराग गोली मारो ठाकुर, मंच से कहते थे गोली मारो फलाने को। गलत कह रही हूं, सही कह रही हूं, आप बताइएगा। तीसरा उनको डिफेंड करने में आपके शो पर बहुत आते हैं, आपके चैनल पे बहुत आते हैं, सॉरी, मनोज तिवारी जी। ऐसे भद्दे भद्दे गाने महिलाओं के लिए लिखे हैं, बियर पी के नाचे बेबी चमक चमक चम, और फटाफट खोल के दिखावा कि हम वो बोल नहीं सकते। देख रहा है विनोद, बहुत उड़ते रहते थे, कैसे जनता ने इनके पर कतर दिए।